हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। इसके पहले पिछली वीडियो में मैंने गुप्त साम्राज्य चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हूँ। आप लोग पिछली वीडियो में जाके गुप्त साम्राज्य चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के साथ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे, जिससे आप लोगों का एक भी प्रश्न यहाँ पे गलती नहीं होगा। अगर आप लोग चैप्टर पढ़ के पिछली वीडियो से चैप्टर अगर पढ़ के यहाँ पे लगाते हैं तो आप लोग का एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है श्रीगुप्त हैं, या घटोत्कच हैं, या चंद्रगुप्त प्रथम है, या समुद्रगुप्त हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्थापक जो राजा श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये जो कौन सी उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने? महाराज धीराज की, या विक्रमादित्य की, या महाराजा की, या कविराज की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, इसके पहले आप लोग पिछली वीडियो में मैंने सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा। मैंने सिंधु घाटी से लेकर वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका महाजन पद, आपका मगध सम्राट, सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ाया, साथ साथ उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवाया हूं। तो आप लोग पिछली वीडियो में जाके उन सभी चैप्टर को देखें और सीरियली क्रम में आप पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करें। ठीक है, सीरियली क्रम में पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करें। आपका लगभग हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, एनसीईआरटी पे चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी पे आधारित सारा टॉपिक लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग लाइन बाय लाइन करके पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद हम लोग एक दो दिन में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और पूरे के पूरे पिक्चर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, श्रीगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना? श्रीगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, या कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या आ जाए? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटोत्कच बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को, या चंद्रगुप्त प्रथम को, या घटोत्कच को, या समुद्रगुप्त को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि गुप्त साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन था? श्रीगुप्त थे। अगर गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। ठीक है, हमने इस चीज को चैप्टर में समझाया था कि क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, और वास्तविक संस्थापक के अलावा सिर्फ संस्थापक जो होता था वो क्यों कहा जाए। चैप्टर को आप लोग जरूर देखें एक बार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने? तो महाराजा की, या नेपोलियन की, या विक्रमादित्य की, या सकारी की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संबंध जारी करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? गुप्त संबंध जो स्टार्ट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा, या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, या कुमारगुप्त के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही क्या किया था? तो गुप्त संबंध जारी करवाया था। देखिए, गुप्त संबंध क्या होता है? गुप्त संबंध का मतलब होता है एक कैलेंडर होता है। ठीक है, कैलेंडर, एक कैलेंडर है। गुप्त संवत क्या है? कैलेंडर। उस समय का कैलेंडर के रूप में हम लोग दिन को देखा करते थे, दिन, महीने, साल जो भी होते हैं। जिस प्रकार हम लोग अभी जो कैलेंडर यूज करते हैं ना, उसी प्रकार उस समय कैलेंडर के बदले इसको हम लोग क्या कहते थे? कैलेंडर का नाम क्या था उस समय? गुप्त संवत। सभी अपने अपने काल में, जैसे विक्रम संवत में विक्रम संवत होता है, वो भी क्या था? कैलेंडर था। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। इसे हिंदी में पांचांग बोलते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। कैलेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पांचांग भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? देखिए, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? रूपक, दिनार, या टंका, या जीतल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस महान शासक ने किया? पूरे गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, श्रीगुप्त था, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम, या विष्णुगुप्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने किया था। देखिए, हमने पूरे हिस्ट्री को अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाने
पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग सीरियली क्रम में पढ़ते जाइए, इससे आप लोग का कोई डाउट नहीं रहेगा। सीरियली क्रम में पढ़ते जाइएगा तो आपका कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। और साथ साथ उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करते जाइए, क्योंकि हमने चैप्टर के साथ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवाता हूँ, तो इससे आप लोग का कोई उसमें डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग का लगभग खत्म होने वाला है एंशियंट हिस्ट्री, जिसको कि हम लोग प्राचीन इतिहास बोलते हैं। अब लोग मध्यकालीन भारत जिसको पढ़ेंगे, जिसको कि मिडावल इंडिया कहेंगे, वो स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, और आप लोग इस चैनल को एक बार जरूर से जरूर फॉलो कर लें, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट हो। आप लोग सबसे पहले कंटेंट जाके देखिए, कंटेंट में आप लोग को कोई तरह की परेशानी, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिया जा रहा है। आप लोग कंटेंट देखिएगा, आप लोग को खुद पता चल जाएगी कि आप लोग का किस प्रकार से तैयारी इसमें किया जा सकता है, ठीक है। एक बार आप लोग कंटेंट जरूर देखिए, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? देखिए, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? विंसेंट स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम, या फाहियान, या मैक्स मुलर? तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट स्मिथ। देखिए, विंसेंट स्मिथ भी कहते हैं, कहीं 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 वी ए स्मिथ भी बोलते हैं, वी ए स्मिथ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कुल कितने शासकों को हराकर साम्राज्य में मिलाया? देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कुल कितने शासकों को हराकर साम्राज्य में मिलाया? जिसका ऑप्शन है 5, 12, 9, 15। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 9 शासकों को मिला लिया। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा हम लोग आपको हिंट्स दे देते हैं समझने के लिए। जिस प्रकार जिस प्रकार ये है ना, हम लोग समझने का सिर्फ प्रयास करते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला एरिया क्या बोलता है? उत्तरी भारत बोला जाता है, इसी को हम लोग आर्यावर्त बोलते हैं, ठीक है, आर्यावर्त भी बोलते हैं। आप लोग चैप्टर में देखिएगा तो हम लोग पूरे डिटेल में बताया हूँ कि कैसे एरिया, पूरा मैपिंग के साथ बताया, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं दक्षिण भारत, नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कुल कितने शासकों को हराकर साम्राज्य में मिलाया? तो ऊपर वाला एरिया को क्या बोलते हैं? आर्यावर्त। तो इस एरिया में क्या किए थे? 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा कर और अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और नीचे पता है, नीचे में 12 राजाओं को हरा दिया था, लेकिन हरा करके उसको स्वतंत्र कर दिया था, मतलब वहां पे आधिपत्य नहीं जमाया, मतलब वहां पे छोड़ दिया उनको, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिए। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के कितने राजाओं को पराजित कर उन्हें छोड़ दिया? देखिए, ये वो प्रश्न भी आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? तो कालिदास हैं, वराहमिहिर है, हरिसेन जी हैं, या ब्रह्मगुप्त हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। इसके दरबारी कवि कौन थे समुद्रगुप्त के? तो हरिसेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन, या आर्यभट्ट, या धन्वंतरी, या सपना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। देखिए, हम लोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को पूरा डिटेल में बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है क्या। प्रयाग का मतलब क्या होता है? ये प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है, इसलिए प्रयाग नाम पड़ा। प्रशस्ति मतलब होता है किसी के बारे में अच्छाई के बारे में बताना, उसी को बोलते हैं प्रशस्ति। किसी का बखान करना, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, उसी को बोलते हैं प्रशस्ति। और अभिलेख का मतलब होता है किसी पत्थर पर लिखे हुए वर्ड को बोलता है अभिलेख, ठीक है। किसी कठोर या धातु या पत्थर पे लिखी हुई जो चीजें रहती है ना, उसको अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अशोक के बारे में जब ये मगध साम्राज्य पढ़ा रहे थे, उसमें आप लोग को अभिलेख के बारे में पूरी डिटेल से बताया था। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखिए, हर चीज का डिटेल बताते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है। और पूरी एनसीईआरटी के आधार पर पूरी हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आप लोग को हिस्ट्री में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो गया। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, उसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करें, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या विष्णुगुप्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इसी के शासकों को अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
अगला, अच्छा, अश्वमेध, किसी किसी को डाउट होता है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। देखिए, उस समय यज्ञ कई प्रकार के होते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि घोड़ा को छोड़ा जाता था, टीका उका लगा के घोड़ा को छोड़ा जाता, कम से कम 1 साल के लिए। और 1 साल तक अगर उसको बीच में अगर कोई किसी राज्य में अगर चला गया और कोई राजा उसको पकड़ लिया तो उसको समुद्र रूप से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है अश्वमेध यज्ञ। अगर उसे कोई नहीं पकड़ा और जिस जिस एरिया में अगर वो घोड़े चले गए तो वो एरिया किसका हो जाएगा, समुद्रगुप्त का आधिपत्य हो जाएगा उस पे ऊपर। ठीक है, तो इस बात को आप लोग हालांकि मैंने चैप्टर में तो पूरे डिटेल से ही बताया है कि अश्वमेध क्या है, क्यों है, कैसे। चलिए, यहाँ तो हम थोड़ा बहुत हिंट्स देते हैं क्योंकि यहाँ तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लाए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही बता, लेकिन आप लोग पिछली वीडियो में चैप्टर में देखिए, आप लोग को पूरी डिटेल से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है। ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शकों को हराकर पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया। देखिए, शकों को हराया जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की या कविराज की या नेपोलियन की या महात्मा की। इसने ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार चांदी के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे। भारत में जो है पहली बार चांदी के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जारी किया था चांदी के सिक्के पहली बार। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार है, पन है, रूपक है या कारसापन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे रूपक कहा जाता था। चांदी को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान थे वो किनके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के शासनकाल में या स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस वर्ष भारत है। अच्छा, इस भी पूछा जा रहा है, तो 319 में आया था, 455 ईस्वी में या 399 ईस्वी में या 510 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 399 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, फुकुओकी जो है नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, फुकुओकी जो पुस्तक है उसका किसने लिखा था, वैनसांग या हरिसेन या फाहियान या कालिदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही जो फाहियान जो आए थे वही इनने फुकुओकी लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के दरबार में कितने रत्न नवरत्न निवास रहते थे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको कि हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उनके दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। कितने नवरत्न रहते थे, 9 नवरत्न रहते थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान कवि कालिदास किसके नवरत्नों में से एक थे। मतलब किसके नवरत्नों में से एक थे महान कवि कालिदास, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कौन, कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सपना किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच या श्रीगुप्त या विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे। हालांकि आगे जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो मुगल साम्राज्य में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असम जो है जिसे कि हम लोग कामरूप भी कहते थे, कामरूप पुराना नाम है, अभी असम
असम को क्या बोलते थे, कामरूप भी बोलते थे। को जीतने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? असम को किसने जीता था, कौन से गुप्त शासक ने? स्कंदगुप्त ने, या घटोत्कच ने, या कुमारगुप्त प्रथम ने, या श्रीगुप्त ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम ने जीता था किसे, असम को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? बिहार में जो सबसे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, या कुमारगुप्त प्रथम ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इन नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। जिस बौद्ध धर्म में भी कौन सा संप्रदाय है, उसमें भी महान संप्रदाय की पढ़ाई होती थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से संप्रदाय की शिक्षा दी, मतलब किस संप्रदाय, देखिए वो प्रश्न भी आ ही गया। नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है? हेनयान बौद्ध, या महायान बौद्ध, या श्वेतांबर जैन, या दिगंबर जैन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने बताया था कि महायान संप्रदाय में जो बौद्ध है उनकी शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम जैन बौद्ध धर्म पढ़ाए हैं तो आप लोग को बताया था कि हेनयान और महायान दो संप्रदाय चौथी बौद्ध संगति में टूट गया था, जिसमें कि महायान संप्रदाय का ही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, गुप्त साम्राज्य पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण प्रथम किसके समय था? उस समय कौन से राजा थे गुप्त साम्राज्य में? कुमारगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त प्रथम, या स्कंदगुप्त, या समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के ही समय हुनों का आक्रमण हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। हमने जब चैप्टर पढ़ाया तो उसमें पूरी डिटेल से बताया कि हुनों का आक्रमण किस प्रकार हुआ था, कैसे हुआ था, हर चीज को बताया। आप लोग चैप्टर को जरूर पढ़िए जाके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। हुनों के आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख अभिलेख से प्राप्त होता है? हुनों का आक्रमण जो हुआ था स्कंदगुप्त के समय, तो उसकी जानकारी किस स्तंभ लेख अभिलेख में मिलता है? क्या प्रयाग प्रशस्ति में, या एरन अभिलेख में, या भीतरी अभिलेख में, या महरौली अभिलेख में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीतरी अभिलेख में प्राप्त मिलता है हुनों का आक्रमण की जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, मरम्मत, मतलब मरम्मत जो है किस गुप्त शासक ने करवाया था? देखिए, प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील था उसका मरम्मत किस गुप्त शासक ने करवाया था? श्रीगुप्त है, या स्कंदगुप्त है, या चंद्रगुप्त प्रथम है, या विष्णुगुप्त है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने ही इसका क्या करवाया था, मरम्मत कराया। हालांकि देखिए, सुदर्शन झील तो बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कौन ने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन जब समय बीतने के बाद जब गुप्त साम्राज्य आया तो गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त ने इसकी क्या करवाया, इस सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मरम्मत के बारे में पूछा जाए कि उसका मरम्मत किसने करवाया सुदर्शन झील का, स्कंदगुप्त होगा आंसर। अगर ये पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो पुष्यगुप्त की सहायता से करवाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त हो गया, या घटोत्कच हो गया, या कुमारगुप्त हो गया, या स्कंदगुप्त हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था किस मुख्य स्तंभ पर आधारित थी? गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था उस टाइम चलती थी तो वो बोला जा रहा है किस पर आधारित थी? कृषि, व्यापार, शिल्प पर, या केवल सामुद्रिक लूट पर, या केवल पशुपालन पर, या केवल आखेट शिकार पर? आखेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शिकार बोलते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है कि कृषि भी था, व्यापार भी होता था, और शिल्प, शिल्प मतलब हाथ से बनी हुई चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो इस पर ही आधारित थी उस समय की अर्थव्यवस्था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
गुप्त प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? गुप्त प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, या भुक्ति या राष्ट्र कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भुक्ति कहा जाता। प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त प्रशासन में जिलों, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, को किस नाम से जाना जाता था? जिलों को किस नाम से जाना जाता था? भुक्ति तो नहीं होगा, वो तो प्रांत कहा जाता है इसको। परगना होगा, या विषय होगा, या मंडल होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय कहा जाता था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल में सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? ब्रह्मगुप्त, या वराहमिहिर, या आर्यभट्ट, या धन्वंतरी थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? देखिए, शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? उस समय गुप्त काल में ही शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हो चुका था। तो बोला जा रहा है कि उसका आविष्कार किसने किया था? ब्रह्मगुप्त, या कालिदास, या आर्यभट्ट, या शपनाक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ये ठीक है, 36 का ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए, सूर्य जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसको गुप्त काल में ही बता दिया गया था, सोच सकते हैं। तो इसको कौन बताए थे? आर्यभट्ट, या वी स्मिथ ने, या धन्वंतरी ने, या हरिसेन ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत किसकी कृतियां हैं? प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम किसकी कृतियां हैं? किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन द्वारा, या वराहमिहिर द्वारा, या कालिदास द्वारा, या वेताल भट्ट द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, वो किस स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? हम लोग चैप्टर में जब पढ़ाए थे तो पूरी डिटेल में इसके बारे में बताए थे। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये पूरी के पूरी एनसीईआरटी के आधार पे बताया जा रहा है। ऑप्शन है द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली, और गंधार शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली पे बना था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की है? प्रसिद्ध ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट, धन्वंतरी, या ब्रह्मगुप्त, या कालिदास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, यह तथ्य सर्वप्रथम किसने बताया? पृथ्वी में जो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यह तथ्य सर्वप्रथम किसने बताया? आर्यभट्ट ने, या ब्रह्मगुप्त ने, या वराहमिहिर ने, या शपनक ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के महान चिकित्सक कौन थे जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? गुप्त काल के महान चिकित्सक कौन थे जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? धन्वंतरी था, या चरक थे, या सुश्रुत थे, या ब्रह्मगुप्त थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरी। इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को महान चिकित्सक, आयुर्वेद का जनक भी इसी को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? देखिए, प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो मौर्य काल को, या कुषाण काल को, या गुप्त काल को, या मुगल काल को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल का स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल का जो स्वर्ण मुद्रा दिनार है, किस धातु से बना होता था? वो जो स्वर्ण मुद्रा होते थे, जिसे हम लोग दिनार कहते हैं, वो किस धातु से बना था? तांबा से, सोना से, चांदी से, या कांसा से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना से बना हुआ था।
कैसे बना होता था? सोना से बना होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि महायान संप्रदाय में, तो वो बोला जा रहा है कि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, बिहार में या गुजरात में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वी स्मिथ ने किस गुप्त राजा की तुलना नेपोलियन से की थी? वी स्मिथ ने, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने, वी ए स्मिथ भी हो सकता है, ठीक है, वी ए स्मिथ ने किस गुप्त राजा की तुलना नेपोलियन से की थी? तो चंद्रगुप्त की या स्कंदगुप्त की या समुद्रगुप्त की या कुमारगुप्त की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। किसने? तो वी ए स्मिथ ने कहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिसेन जो है किस प्रतापी राजा के दरबारी कवि तथा संधि विग्रह ही थे? मतलब किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, इस बात को बताना है। हरिसेन किस प्रतापी राजा के कवि थे, दरबारी कवि थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या घटोत्कच? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में रूपक नामक सिक्के किस धातु के बने थे? देखिए, रूपक नामक जो सिक्के थे वे किस धातु के बने थे? सोना का, तांबा का, चांदी का, लोहा का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चांदी का बना हुआ था, सिल्वर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुप्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? भारत का जो सुप्रसिद्ध दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है? देवगढ़ में या भित्री में या नालंदा में या प्रयागराज में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस धर्म की शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र था? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो है मुख्य रूप से किस धर्म की और शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र था? ऑप्शन है जैन धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म के सर्वोच्च केंद्र था। लेकिन बौद्ध धर्म में भी कौन सा? इसमें भी बौद्ध धर्म में दो चीज होता था, एक होता था हीनयान, एक होता था महायान। ठीक है, महायान, ये दोनों ही क्या है? बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड, लेकिन दोनों संप्रदाय अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ना कि हीनयान के। इसमें सिर्फ और सिर्फ महायान संप्रदाय की ही शिक्षा दी जाती है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आप लोग का पूरा 50 के 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कर, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग से एक भी प्रश्न गलती नहीं हुआ होगा। आप लोग पिछली वीडियो में जाके पूरी सीरियल से हिस्ट्री को पढ़ते जाइए, और लगभग कल अगले वीडियो में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मिडावल हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने दें, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि इस पे जो है ना एनसीईआरटी के आधार पर पूरे कंटेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार कंटेंट को देखिए, और उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि कंटेंट क्या है और किस प्रकार से दिया जा रहा है। आप लोग खुद किसी भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइए, किसी भी एग्जाम का, आप लोग से खुद उस चैप्टर कब बनेगा, जिस चैप्टर को आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, उससे आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो का वेट कीजिए। इसके बाद हम लोग हर्षवर्धन चैप्टर को ला रहे हैं, उसको चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक।